ऑपरेशन सिंदूर पर कठिन सवालों के जवाब देने के बजाय देश के गृह मंत्री की जो भूमिका होनी चाहिए उनकी जवाबदेही तय करने के बजाय देश के गृह मंत्री अमित शाह देश की जनता के सामने झूठ बोलेंगे। वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही हैं, मगर बात वहां नहीं रुकती। वो एक बहुत ही खतरनाक बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि मुसलमानों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ये विरोध कर रही हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर के विरोध को वो मुसलमानों से जोड़ के देख रहे हैं। यानी कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान जो है वो ऑपरेशन सिंदूर से खुश नहीं था। और ये देश के गृह मंत्री हैं साहब, वो देश के गृह मंत्री जो अब तक यह नहीं बता पाए कि बैसरण में जो हमारे 28 पर्यटक गए थे जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, आखिर वहां से पुलिस की सुरक्षा क्यों हटाई गई थी? कहां है वो 4 आतंकवादी? आपकी जवाबदेही कभी क्यों तय नहीं होती? और आप एक चुनावी सभा में जाकर देश की जनता के सामने झूठ बोल रहे हैं। उनकी एक एक बात का पर्दाफाश किया जाएगा दोस्तों, मगर सबसे पहले सुनिए देश के गृह मंत्री कितनी खतरनाक बात कह रहे हैं। सुना जाए। और अंत में सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध की। कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये तुष्टीकरण बंगाल में चलने देना है क्या? जोर से बोलो, चलने देना है क्या? आज संकल्प कर जाइए कि 2026 में ये ममता बनर्जी की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे, मूल समेत उखाड़ कर। मैं देश के गृह मंत्री से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध, तो चलिए यह बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नल सोफिया कुरैशी को बतौर चेहरा क्यों पेश किया था अगर मुसलमानों के बारे में आपको यही बयान देना था? दूसरी बात, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त जो हमारे 57 सांसद हैं जो विदेशी दौरे पर हैं, भारत की बात सबसे वाजिब तरीके से कौन रख रहा है? असदुद्दीन ओवैसी, एक मुसलमान। और जो बात आपने कही कि तृणमूल कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रहा है, तो हाथ कंगन को आरसी किया। आपकी स्क्रीन पर यह हैं अभिषेक बैनर्जी। आइए सुनते हैं अभिषेक बैनर्जी ने पाकिस्तान को किस तरह से कटघरे में रखा। वो अंग्रेजी में अपनी बात कर रहे हैं और उसका हिंदी में अनुवाद नीचे आएगा, सुना जाए। We are here with all the evidence that is widely available in public domain, and we have carried those evidence and shown before each and every one we met. I mean, if you have pictures all over the social media where you have high-ranking Pak military general and high officials from the Pakistani army attending the funeral meet of labeled terrorists, what else can India offer to the world as evidence? यहां पर अभिषेक बैनर्जी क्या कह रहे थे मैं आपको बताता हूं। हम सभी सबूतों के साथ यहां हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें हैं जिनमें पाकिस्तान के उच्च सैन्य जनरल और पाकिस्तानी सेना के उच्च अधिकारी आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। भारत दुनिया को सबूत के तौर पर और क्या दे सकता है? यह व्यक्ति बार बार विदेशी जमीन पर जाकर अपनी बात ताबड़तोड़ तरीके से रख रहा है, बेबाक तरीके से रख रहा है। सवाल यह कि देश के गृह मंत्री अपनी जवाबदेही के बजाय, यानी कि आपकी काबिलियत पर जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों का जवाब देने के बजाय आप किस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ओवैसी ने अपने एक बयान से मुसलमान देशों और पाकिस्तान दोनों को कैसे आईना दिखाया है। सुनिए एक मुस्लिम सांसद क्या कह रहा है, क्योंकि देश के गृह मंत्री को लगता है कि मुसलमानों को खुश करने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। सुना जाए ओवैसी को। Most unfortunate part is that Pakistan gives out a wrong message to the Arab world and to the Muslim world that we are a Muslim country and India is not a Muslim country. But Your Excellency, you know, you have more knowledge about worldly affairs, that there are 240 million proud Indian Muslims living in India. And not only that, we have our Islamic scholars are much better than any scholars in the world. They can speak the best of Arabic language. In fact, we have some famous Islamic scholars who have done great work in the Hanafi fiqh jurisprudence.
and their judgments are accepted by the religious scholars of anywhere in the world. So this Pakistan's false propaganda that India is hurting us because we're a Muslim country, it is completely wrong. And in fact, Pakistan, if it stops these Takfiri terrorist groups, there will be stability in South Asia, there will be progress in South Asia. And Pakistan has put obstacles even in the SARC. जी हां, ओवैसी यहां कह रहे थे, सबसे अफसोसजनक बात यह है कि पाकिस्तान अरब और मुस्लिम दुनिया को यह गलत मैसेज देता है कि वो एक मुस्लिम देश है और इंडिया नहीं है। इंडिया में 240 मिलियन यानी 24 करोड़ गर्वित मुसलमान रहते हैं। पाकिस्तान का यह झूठा प्रोपेगेंडा है कि इंडिया उन्हें इसलिए नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि वो एक मुस्लिम देश है। अगर पाकिस्तान इन तफखीरी आतंकवादी संगठनों को बंद कर दे तो साउथ एशिया में स्थिरता आएगी, तरक्की होगी। और आपका यह विवादित सांसद जब ओवैसी के साथ होता है तो कहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। यह बात अलग है कि यहां भारत में आके वही हिंदू मुस्लिम जहर। मैं फिर अमित शाह से पूछना चाहता हूं, आप खुद से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने अब तक नहीं बताया कि वो 4 आतंकवादी कहां हैं जिन्होंने 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। वो 4 आतंकवादी वहां पहुंचे कैसे? वो 4 आतंकवादी वो आतंकवादी हैं जिन्होंने इससे पहले भी कई बड़े आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया था। सबसे बड़ी बात, आखिर किसके आदेश से बैसरण से पुलिस बंदोबस्त को हटाया गया? इन सवालों के जवाब आपके पास नहीं है। आपकी नाकामियों में एक और नाकामी जुड़ गई। इन सवालों के जवाब आप नहीं देते हैं, मगर हां, आप एक मंच पर खड़े होकर चुनावी कारणों से गलत बयानी करते हैं। आपका प्रचार तंत्र उन लोगों को देशद्रोही बताता है साहब, जो ये कहते हैं या सिर्फ ये सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तान से हुए संघर्ष में हमारे कितने विमानों को नुकसान पहुंचा। आपके स्क्रीन पर यह है सीडीएस जनरल अनिल चौहान। सिंगापुर जाते हैं और वहां पर वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि हां, हमारे जेट्स गिरे थे। 2 इंटरव्यूज दिए उन्होंने, ब्लूमबर्ग को और रॉयटर्स को। गौर किया जाए अमित जी वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि आज जो जनरल अनिल चौहान कह रहे हैं उन सवालों के जवाब भी आपकी सरकार को देने होंगे। सबसे पहले ब्लूमबर्ग टीवी का सवाल। एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या पाकिस्तान ने एक इंडियन जेट गिराया था या उससे ज्यादा? क्या आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं? जवाब, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जेट गिरा या नहीं, बल्कि यह कि वो क्यों गिरा। लेकिन एक जेट तो कम से कम गिरा था ना? जवाब, हां, लेकिन बात यह है कि वो क्यों गिरा। अच्छी बात यह रही कि हम अपनी टैक्टिकल गलती को समझ पाए, उसे सुधारा और 2 दिन बाद दोबारा लागू किया। फिर हमने अपने सारे जेट्स दोबारा उड़ाए, इस बार लंबी दूरी पर टारगेट किया, जैसा मैंने बताया। सवाल, पाकिस्तान का दावा है कि उसने 6 इंडियन जेट्स गिराए, क्या यह सही है? जवाब, बिल्कुल गलत है। और जैसा मैंने कहा, यह आंकड़े जरूरी नहीं हैं, जरूरी यह कि वो जेट्स क्यों गिरे। हमारे लिए यह ज्यादा मायने रखता है कि हमने उसके बाद क्या किया, वही असली बात है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। यानी 2 चीजें यहां सामने उभर कर आ रही हैं। वो इस बात को मान रहे हैं कि जेट्स गिरे, और दूसरी बात, 2 दिन तक, और यह बहुत अहम बात है, 2 दिन तक हमारे विमानों ने उड़ान नहीं भरी। हमने अपनी गलती स्वीकारी और उसके बाद हमने आतंकवादी पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। यही बात वो रॉयटर्स टेलीविजन को कह रहे हैं। आज कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि जब हम ये बातें कह रहे थे, जब राहुल गांधी रफाल जेट पर सवाल उठा रहे थे, तो उन्हें देशद्रोही बताया जा रहा था। ये दोहरे मापदंड आप लाते कहां से हैं? सवाल अमित शाह से, सुना जाए सुप्रिया सुनीत को। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
जनरल अनिल चौहान ने हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर की दूरी पर सिंगापुर में ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स को दिए हुए अपने एक अंग्रेजी के इंटरव्यू में यह माना कि हाँ जरूर हमारा कुछ नुकसान हुआ, हमारे कुछ जेट्स गिरे, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हमारे जेट्स गिरे। यह जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ, उनको क्यों गिराया गया और उसके बाद हमने क्या किया। और उन्होंने बताया कि हमने रीस्ट्रैटेजाइज किया और हमने घर में घुसकर उसके बाद पाकिस्तान को मारा, पाकिस्तान के एयरबेस काफी अंदर जाकर तबाह किए। यही तो पहचान है डिसिप्लिन्ड आर्म्ड फोर्स की, यही तो पहचान होती है शूरवीरों की, उनके पराक्रम की, उनके शौर्य की। जब वो मन बना लेते हैं तो वो दुश्मन को सबक सिखाते हैं और वो थोड़ा बहुत अगर नुकसान हुआ तो उसको मानने से इनकार नहीं करते। ये कौन मान सकता है कि अगर आप एक युद्ध लाइक सिचुएशन में हैं, आप एक कॉन्फ्लिक्ट में हैं, तो जरूर आपका कुछ नुकसान होगा और उसको मानना ही तो हमारी साख है, उसको मानना ही तो हमारी क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि उसको मानकर हमने उसके बाद क्या किया वो ज्यादा जरूरी मुद्दा है। लेकिन सरकार उस पर लीपापोती क्यों कर रही है? नरेंद्र मोदी क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? ये अपने आप में संशय पैदा करता है, क्योंकि ना वो सिर्फ देश को भ्रमित कर रहे हैं, वो असल में सेना के मनोबल को कमजोर कर रहे हैं, उस सेना के मनोबल को जिसने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए। और आप उनके इतने बड़े कीर्तिमान को छुपा छुपाई खेलकर, लीपापोती कर कहीं ना कहीं उनका मनोबल तोड़ रहे हैं। एक और बात, आज जब जनरल चौहान ने ये बड़ी बात बोली तो उन्होंने डिसिप्लिन आर्म फोर्स की तरह बात करी, लेकिन बीजेपी का जो इकोसिस्टम है, जो दोरुपल्ली के ट्रोल हैं, वो खड़े हो गए ये कहने के लिए कि ऐसा करके सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने नैरेटिव खराब कर दिया है। अब वो समझाएंगे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कब, कहां, कैसे, क्या बोलेगा। ये वही लोग हैं जो विक्रम मिस्री के पीछे पड़ गए थे, उनकी बेटी को नहीं बख्शा था, और अब ये जनरल चौहान के पीछे पड़ गए। और सवाल यहां सिर्फ सुप्रिया शिनेत का नहीं है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस बारे में ब्रह्मा चेलानी क्या कह रहे हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने जो इंटरव्यू दिया उस पर वो सीधे सवाल कर रहे हैं सरकार पर। वो क्या कह रहे हैं, इस पर गौर किया जाए। खराब सार्वजनिक कूटनीति। मोदी सरकार ने गैर जरूरी तरीके से भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को सिंगापुर भेजा, जहां उन्होंने रॉयटर्स को दिए गए इंटरव्यू में भारतीय लड़ाकू विमानों के नुकसान को स्वीकार करके पाकिस्तान को प्रोपेगेंडा विक्ट्री सौंप दी। ब्रह्मा चेलानी ने लिखा कि ऐसी स्वीकारोक्ति भारत की जमीन में की जानी चाहिए थी, साथ ही इस संघर्ष में पाकिस्तान को हुए नुकसान के बारे में भारत को अपना आकलन बताना चाहिए था। मगर इन सवालों के जवाब किसी भारतीय जनता पार्टी नेता के पास नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ सस्ती राजनीति कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होने का सुख हासिल है। अब सुनिए अमित शाह को, कह रहे हैं कि अगर बंगाल में हमारी सरकार होगी तो सीमा से अवैध घुसपैठ जो है वो होना बंद हो जाएगी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? अर्धसैनिक बलों की। अर्धसैनिक बल किसके अंतर्गत आते हैं? माननीय अमित शाह। फिर भी आप मंच पर खड़े होकर यह गलत बयानी कर रहे हैं, अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं, और जैसे मैंने आपके सामने वो तमाम सवालात रखे थे, उन सवाल के जवाब अब तक देश के गृह मंत्री ने नहीं दिए हैं। सुनिए एक और गलत बयानी। भाइयों बहनों, आगामी चुनाव में यहां बैठे हुए सभी मंडल के पदाधिकारियों का मेरा विनती है कि बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल का भविष्य नहीं तय करता है, बंगाल का चुनाव देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ चुनाव, क्योंकि ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया है। इनके आशीर्वाद से घुसपैठ हो रही है। मुझे बताओ मित्रों, घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या दीदी रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? ये भाईपो रोक सकते हैं क्या? घुसपैठ केवल और केवल कमल फूल की सरकार रोक सकती है। और जैसे मैंने कहा ना, वो 4 आतंकवादी कहां गए, इसके जवाब देश के गृह मंत्री के पास नहीं है। बैसरण में पुलिस बंदोबस्त किसने हटाया, इसको लेकर अब तक किसी पर गाज नहीं गिरी है।
सबसे बड़ी बात, वो आतंकवादी कहां चले गए? क्या वो आने वाले दिनों में और भी आतंकवादी हमलों को अंजाम देंगे? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है और देश की जनता यही तो जानना चाहती है। क्यों? मतलब कमाल की फैक्ट्री है साहब भाजपा की, मैं फैक्ट्री ही कहूंगा। सबसे बड़ी बात, आपकी नाकामी से एक आतंकवादी हमला होता है, उसके बाद उसी नाकामी पर आप जनता से वोट भी मांग रहे हैं। आप एक ऑपरेशन सिंदूर शुरू करते हैं, पाकिस्तान की बखिया उधेड़ देते हैं और 3 दिन में रहस्यमय तरीके से आप बंद कर देते हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, वो कहते हैं कि साहब मेरी वजह से बंद हुआ। इनफैक्ट युद्ध विराम के बाद डोनाल्ड ट्रंप नहीं आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम से पहले आ जाते हैं। और अब तक डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर अमित शाह खामोश हैं, एस जयशंकर खामोश हैं और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं। इन सवालों के जवाब आप नहीं देंगे। इस तरह से ये लोग सवालों से बचते हैं। और यहां पर चाहे आपका ये सांसद आलोक कुमार हो या फिर कुंवर विजय शाह हो, ये सब जहर उगल रहे हैं। और ये तमाम खबरें, ये तमाम तस्वीरें मुसलमान देशों में जाती हैं, जो देख रहे हैं कि पिछले 11 सालों में भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ किस तरह का जहर पनप रहा है और इससे भारत को कितना नुकसान हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, अमित शाह पर करारा प्रहार किया है तृणमूल कांग्रेस ने। क्या कह रही हैं पार्टी की सांसद शागुरिका घोष, आइए सुनते हैं। Mr. Amit Shah had the gumption to talk about infiltration. Will Mr. Amit Shah tell us how did the terrorists infiltrate Pahalgam? Any other self-respecting home minister would have resigned by now. How did the terrorists infiltrate Pahalgam? How were 26 people killed? Why was there no intelligence? What kind of coordination was Amit Shah doing with the government of Jammu and Kashmir? Why did Amit Shah insist that normalcy has returned to Kashmir? Why did Amit Shah say that there is no cross-border terrorism taking place? I was part of the team that went to Poonch and Rajouri, and I want to say that if Mr. Amit Shah is so concerned about national security, why weren't the border villages evacuated during the mock drills? तो सवालों के जवाब मत दो, मगर हां, देश की जनता के सामने झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो। मगर यहां मैं सवाल भारतीय जनता पार्टी पर कम, इस देश की जनता पर ज्यादा उठा रहा हूं। इस देश की जनता ने बार बार प्रमाणित किया है कि किस तरह से वो प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाती है। आपके सामने पूरा मामला है। पुलवामा हमला भी हुआ था, हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। सबसे बड़ी बात, वो 340 किलोग्राम आरडीएक्स वहां कैसे पहुंचा, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। आपकी स्क्रीन पर यह है देविंदर सिंह। यह आदमी 2 आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया था, यह दिल्ली जा रहा था और बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसने कहा था कि बहुत बड़ा गेम चल रहा है, आप बीच में दखल मत दो। कहां है देविंदर सिंह, बताइए। ये सवालात हैं साहब, इनसे बचा नहीं जा सकता। बैसरण का रहस्यमय आतंकवादी हमला, किसने वहां से पुलिस बंदोबस्त को हटाया? क्या इन सवालों का जवाब तो दिया जाना चाहिए ना। जाहिर सी बात है, आतंकवादियों को ये तमाम जानकारियां थी, तभी वो आते हैं और इस हमले को अंजाम देते हैं और हमारे 28 भारतीय जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका जो प्रचार तंत्र है, वो शहीदों की विधवाओं का लगातार अपमान कर रहे हैं। और जो लोग अपमान कर रहे हैं उन पर कोई अंकुश नहीं है। सीधा सा सवाल, कुंवर विजय शाह जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया था, उन्हें आतंकवादियों की बहन बताया था, अमित जी बताइए ना, क्या आपने उनसे बात की? क्या उन्हें लताड़ा? क्या उन्हें पद से हटाया गया? ये सवालात हैं साहब। जब आपके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है, तो क्या उन्हें कटघरे में रखा गया? बिल्कुल नहीं। इसी तरह से यह पॉलिटिकल पार्टी अपनी जवाबदेही से बचती है, लगातार बचती है, जो कोई अच्छी बात नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।